हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 14। लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक करे थे बच्चा। एक तो हमने टॉपिक करा था फर्स्ट कि एरोबिक हो रेस्पिरेशन या एनएरोबिक हो, पहला जो स्टेप होता है वो सब में कॉमन होता है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये आपका एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसमें 10 स्टेप्स में प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। एंड दिस स्टेप इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस अगर मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है तो ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दिस पायरुविक एसिड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन ईदर इनटू एथेनॉल और इनटू लैक्टिक एसिड। ये हमने कल डिस्कस किया था। और एक बार ये एथेनॉल लैक्टिक एसिड बन गया तो जो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है उसका पाथवे कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन बाय द एनारोब विल बी डन। ओके, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर कि अगर ऑर्गेनिज्म एरोब है, मींस द ऑर्गेनिज्म इज शोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन, देन जो पायरुविक एसिड फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वो सेकंड स्टेप शो करता है। एक्चुअली सेकंड स्टेप को एनसीईआरटी ने ना उतने अच्छे से, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड, एक छोटा सा वो दिया हुआ है, उसको प्रॉपर पॉइंट नंबर डाल के एनसीईआरटी देता तो इट वुड हैव बीन बेटर। तो ये जो स्टेप है सेकंड स्टेप, इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस विद द थर्ड स्टेप टीसीए साइकिल। दोनों स्टेप्स को ये आपस में लिंक करता है। Actually what happens is कि pyruvic acid which is being formed by the process of glycolysis, it is being formed in the cytoplasm and this pyruvic acid directly cannot enter the mitochondria। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसको अपना स्ट्रक्चर पहले चेंज करना पड़ेगा। देन ओनली दिस मॉलिक्यूल विल बी एबल टू एंटर इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज आगे के जो भी स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही कंप्लीट होंगे। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एंड दिस सेकेंड स्टेप, इन दिस सेकेंड स्टेप जो पायरुविक एसिड है जिसमें 3 कार्बन्स हैं, वो कोएंजाइम ए, एक हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल होता है, फैट सोल्युबल मॉलिक्यूल है कोएंजाइम ए, CoA जो लिखा हुआ है दैट इज दैट मॉलिक्यूल। NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव में एनर्जी नहीं होती है, हाइड्रोजन होगी तब एनर्जी होगी। अगर सीधा NAD पॉजिटिव होगा इट मीन्स इट इज नॉट कैरिंग एनी एनर्जी। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम PDH, एंजाइम को शॉर्ट में हम बोलते हैं PDH, फुल फॉर्म अगर हम उसकी देखेंगे that will be pyruvate dehydrogenase। अब ये जो एंजाइम है pyruvate dehydrogenase PDH, उसके प्रेजेंस में एग्जैक्टली होगा क्या मैं आपको बता देती हूँ। नाउ लेट्स रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर था COOH, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसमें एग्जैक्टली होगा क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये रिमूव हो गया और ये जो 2 कार्बन बचे हैं, देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल तो रहे नहीं पायरुविक एसिड में, 2 कार्बन हो गए। और ये जो बाकी के 2 कार्बन थे, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये कोएंजाइम ए के साथ बाइंड कर जाएगा टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और जब ये पायरुविक एसिड ऐसे बन रहा है तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी लूज करता है। दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी used by the NAD positive and NAD positive will be converted into NADH plus H positive। तो ये पूरा जो स्टेप है जिसमें 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड में और कोएंजाइम ए के साथ ज्वाइन हो गया, दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव इसमें फॉर्म हो रहा है। अब इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है इन विच अ मॉलिक्यूल इज लूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, लूज हो रही है, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो होगा, तो पायरुविक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड लूज किया तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था, हम 3 तरीके से ऑक्सीडेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, तो इसीलिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, मीन्स इट इज लूजिंग अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लूज कर रहा है यानी कि वो डीकार्बोक्सिलेशन भी शो कर रहा है।
That is why this process will be known as oxidative decarboxylation. Now this process is taking place in the presence of an enzyme, and that enzyme is called pyruvate dehydrogenase. enzyme का name क्या है? pyruvate dehydrogenase, PDH. और ये जो enzyme है, okay, in the presence of this enzyme the process will be completed. और अब ये जो acetyl coenzyme A बना है, now it will be entering inside the मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कवर करती है माइटोकॉन्ड्रिया के सारे इनर पोर्शन को, इनर कंपार्टमेंट को, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. सो नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप नंबर 2. ईदर वी कैन कॉल इट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और सेम प्रोसेस का दूसरा नेम भी है लिंक रिएक्शन. Okay, then we have to discuss the next part. Now we have to discuss the third step. Second step complete हो गया aerobic respiration का, जिसको कि हम बोल रहे हैं oxidative decarboxylation या TCA cycle. Now let's discuss the third step. Third step को हम बोलते हैं TCA cycle या Krebs cycle. क्रेब साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रेब, यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन द स्क्रीन, एंड दिस साइंटिस्ट हैड फाइंड आउट दिस एंटायर साइकिल. ये जो हम साइकिल आज पढ़ रहे हैं, इस पूरी साइकिल को उन्होंने फर्स्ट टाइम पूरा डिस्कवर किया है, फाइंड आउट किया है. सो दैट इज़ वाई दिस साइकिल इज़ नोन एज क्रेब साइकिल. ओके, और ये एक्चुअल साइकिल जो है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. जैसे ये कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी NCERT बुक में नहीं है. तो ये NCERT ने कुछ मेन स्टेप्स सिखाए हैं. फ्यू 3-4 स्टेप्स हैव बीन डिलीटेड बाय द NCERT, सो दे आर शोइंग ओनली द मेन स्टेप्स. तो पहला चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को क्रेब साइकिल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट एल्यूसिडेटेड बाय, ये पूरी साइकिल पहली बार फर्स्ट टाइम बना के देखी है हेंस क्रेब्स ने. इसको हम TCA क्यों कह रहे हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. TCA की फुल फॉर्म होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. एक्चुअली जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, हमने C3 साइकिल भी कर ली है, हमने C4 साइकिल भी कर ली है. तो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है किसी भी प्रोसेस का, चाहे वो साइक्लिकल हो या लीनियर हो, किसी भी प्रोसेस का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग उसका नेमिंग किया जाता है. जैसे C3 साइकिल के फर्स्ट प्रोडक्ट में 3 कार्बन थे तो उसका नाम पड़ गया C3 साइकिल. C4 साइकिल के फर्स्ट प्रोडक्ट में 4 कार्बन थे तो उसका नाम पड़ गया C4 कार्बन. तो ये जो भी हमारी साइकिल है उसके फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है उसकी नेमिंग हम करते हैं. अब ये जो सिट्रिक एसिड है हमारा, इसमें 6 कार्बन्स हैं. ओके, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक्चुअली 3 कार्बन होते हैं और इसके अंदर इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. 6 कार्बन चेन्स हैं, ऐसे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6. और फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, 6 कार्बन पे COH ग्रुप है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर 3 जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट है. यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये COH ही है, बाकी कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह अटैच हो जाएंगे और लास्ट में भी करना पड़ेगा, इट इज़ COH, क्योंकि 6 कार्बन में COH का कार्बन भी काउंट होता है. तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, तो इसीलिए मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका नेम हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है सिट्रिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं तो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं COH ग्रुप वाले, तो हम उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. तो साइकिल का नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. अब क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट का नेम सिट्रिक एसिड है तो हम साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं. तो साइकिल हमारी एक ही है बट उसके नेम 3 हैं. ईदर वी कैन कॉल इट सिट्रिक एसिड साइकिल, और वी कैन कॉल इट TCA साइकिल, और वी कैन कॉल इट क्रेब साइकिल. अब उसके बाद इसमें नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप. ये तो हमारा स्टेप नंबर 2 था. एसिटाइल कोएंजाइम में पाइरुवेट जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है वो स्टेप नंबर 2 होता है, जिसको कि हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, दिस विल नाउ एंटर इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया.
इट विल जॉइन विद अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें 4 कार्बन है। एसिटाइल कोएंजाइम में जो बना उसमें 2 कार्बन है, और ये जब दोनों ज्वाइन होंगे इसको, ये जो मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन वाला, इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इट इज़ हैविंग 6 कार्बन। नाउ दिस सिट्रिक एसिड, मैंने भी आपको एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें 3 जगह पे ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लूज कर सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वो मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जाएगा तो उस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो सिट्रिक एसिड है ये एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन को भी लूज़ कर रहा है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का पेयर लूज़ करेगा, मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो यानी कि जब ये सिट्रिक एसिड नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इट इज़ शोइंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो नाउ लेट्स क्विकली रिकैपिचुलेट। फर्स्ट स्टेप में एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम में ज्वाइन कर रहे हैं टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें 4 कार्बन और 2 कार्बन कंपाउंड ज्वाइन हो रहे हैं 6 कार्बन सिट्रिक एसिड में, ये एंजाइम जो होगा वो लाइगेज कैटेगरी का है, क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि जो सिट्रिक एसिड है जब उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज होना है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इट इज शोइंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मीन से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का लॉस भी हो रहा है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लॉस भी हो रहा है। तो जो NAD पॉजिटिव है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। तो जब ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें 5 कार्बन्स होते हैं। तो उस प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इट इज़ हैविंग 5 कार्बन्स। और जो हाइड्रोजन सिट्रिक एसिड ने लूज की है वो हाइड्रोजन यूटिलाइज्ड हो जाएगी इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव। उसके बाद ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना है इसमें 5 कार्बन है। फिर से वही सेम स्टोरी हो रही है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक बार फिर होगा, क्योंकि देखो अभी भी मॉलिक्यूल में 2 जगह पे ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो जब ये डीकार्बोक्सिलेशन शो करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन शो करेगा कि मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो वो जो हाइड्रोजन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से निकला है वो NAD पॉजिटिव को NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें भी सेम स्टोरी है कि वहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इस स्टेप में एक काम और हो रहा है and that is known as dephosphorylation. Now what does this dephosphorylation means? Removal of phosphate. Actually जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है इसमें एक फॉस्फेट भी अटैच्ड है, तो वो जो फॉस्फेट अटैच्ड है वो रिमूव हो जाएगी। और जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से फॉस्फेट निकल गई तो वो फॉस्फेट GDP को GTP में चेंज कर देता है। एक्चुअली सिंपल सी बात आपने बच्चे ये याद रखनी है कि ATP GTP बराबर हैं, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। प्लांट अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, सॉरी एनिमल्स अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और प्लांट्स अपने अंदर जो एनर्जी होती है दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ GTP। प्लांट अपनी एनर्जी को GTP के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं 4 स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन के, हालांकि हमारा बॉटनी का चैप्टर है बट ये चारों स्टेप्स जो होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप जो है हमारी लिंक रिएक्शन, थर्ड स्टेप है TCA साइकिल, फोर्थ स्टेप है ETC, ये एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। सेम 4 स्टेप सेम साइकिल एनिमल्स के अंदर भी होती है। तो अगर ये साइकिल एनिमल के अंदर होगी तो बस एक चेंज होगा, वहाँ पे GTP ना बन के ATP बन जाएगा। तो बराबर है, इट्स सेम, बिकॉज दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में 2 काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द फोर्थ स्टेप।
यहाँ पे ये देखो जो हमारा सक्सीनिक एसिड बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, तो 5 में से 1 कार्बन माइनस कर दो तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 4 कार्बन्स हैं। तो ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है सक्सीनिक एसिड, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड, उसका जो मॉलिक्यूल है वो रीअरेंजमेंट हो रहा है। और रीअरेंजमेंट में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, इट इज़ शोइंग डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में कह सकती हूँ इसको, या ऑक्सीडेशन में कह सकती हूँ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो पेयर है वो सक्सीनिक एसिड के स्ट्रक्चर से रिमूव हो रहा है। ये सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, शायद 12th में है, तो आप अभी पढ़ोगे, तो अभी हमें स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं करना। अभी हमें सिंपली याद रखना है कि जब सक्सीनिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज होता है, एक्चुअली सक्सीनिक एसिड में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, मैलिक एसिड में कुछ डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और इन सिंपल वे वी कैन से कि जो सक्सीनिक एसिड है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इट इज़ लूजिंग अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है वो FAD पॉजिटिव को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। तो FADH2 हमारा बन गया, और जो हमारा प्रोडक्ट था वो फॉर्म हो गया मैलिक एसिड। अब लास्ट जो स्टेप होता है, आप रिकॉल करो, हमने C3 साइकिल पढ़ी है, जब भी कोई प्रोसेस ऐसे साइक्लिकल मैनर में होता है तो जिस मॉलिक्यूल से साइकिल स्टार्ट हुई है वो मॉलिक्यूल दोबारा फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मॉलिक्यूल दोबारा फॉर्म नहीं हुआ तो साइकिल एक बार तो चलेगी फिर स्टॉप हो जाएगी। तो हमने जिस मॉलिक्यूल से साइकिल को स्टार्ट किया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वी वॉन्ट दैट मॉलिक्यूल शुड बी फॉर्म्ड अगेन। तो अब ये जो हमारा मैलिक एसिड है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मैलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड में डबल बॉन्ड का एक नंबर और बढ़ जाएगा। इट मीन्स इट इज शोइंग डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, मीन्स कि जो मैलिक एसिड है वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर रहा है, और वी कैन से 1 मॉलिक्यूल, एंड दिस हाइड्रोजन विल बी एक्सेप्टेड बाय NAD पॉजिटिव। और NAD किस में चेंज हो जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव में, और मैलिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। तो जो साइकिल थी हमारी वो एक बार नहीं चलेगी, वो बार बार चलती रहेगी, क्योंकि जितने बार ग्लूकोज ब्रेक होगा वो हर बार 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहे हैं, यानी अगर हम एनर्जी काइनेटिक्स कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस की हम एनर्जी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इस केस में हमें इस साइकिल को, इस पूरी साइकिल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एनर्जी काइनेटिक्स हम कैलकुलेट करेंगे वो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, मींस 2 एसिटाइल कोएंजाइम आर देयर, तो ये साइकिल पूरा 2 टाइम्स होगी। उसके अकॉर्डिंग हम सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक्स कैलकुलेट करेंगे। अब पीछे वाले स्टेप की हम एनर्जी काइनेटिक्स कैलकुलेट करना भूल गए हैं, उसको हम कर लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, अगर हम इसकी एनर्जी काइनेटिक्स कैलकुलेट करें तो जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल करनी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें कैलकुलेशन जो है वो हमें करनी है। अब यहाँ पे देखो, एक पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है तो जो NAD पॉजिटिव है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब एक NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मतलब एक पायरुविक एसिड से एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन रहा है। बट वी नो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तो 2 पायरुविक एसिड रिलीज होते हैं, यानी 2 NADH हमारे बनेंगे। अब हमें इस NADH को ATP में चेंज करना है। आई होप यू रिमेंबर कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने 1 NADH इक्विवेलेंट टू 2 ATP माना था। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में जो रिएक्शन होती है कन्वर्जन की, कि जो NADH है जब ATP में बनता है वो रिएक्शन स्लो होती है। तो रिएक्शन स्लो होने का इम्पैक्ट ये होता है कि वहाँ पे एक NADH से कम एनर्जी रिलीज होती है, एंड 1 NAD इज इक्वलेंट टू 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह पे वेदर इट इज सेकेंड स्टेप लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल और ETC, 1 NAD जब ये ATP में चेंज होता है तो रिएक्शन अकर्स वेरी विगरसली, रिएक्शन बहुत फास्ट रेट पर होती है, एंड 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 होगा, बाकी हर जगह 3 होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, TCA साइकिल में 1 NAD इज इक्वलेंट टू 3 ATP एंड सो ऑन। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 NADH हमारे फॉर्म हुए, 1 NADH 2 ATP के इक्वलेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 ATP हो जाएगा। अब आप रिकॉल करो, मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस की कैलकुलेशन करके दिखाई थी, वहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब हम पूरा एनर्जी काइनेटिक्स निकाल रहे थे तो 6 ATP जनरेट हो रहे थे।
सेकेंड स्टेप में भी जब हम पर ग्लूकोज निकाल रहे हैं तो 6 हो गया, तो 12 ATP तो बन गए हमारे, बट बाकी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, अब ये जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं 36 ATP हम कहते हैं ना कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो 36 ATP बनते हैं। अभी तो 12 ही हुए हैं, बाकी के हमें देखना है कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो सिमिलरली नाउ लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी काइनेटिक्स ऑफ दिस TCA साइकिल। तो सबसे पहले आप इसमें NADH काउंट करो, कितने NADH हो रहे हैं। फर्स्ट NADH फॉर्म हुआ, सेकेंड NADH फॉर्म हुआ, थर्ड NADH फॉर्म हुआ, यानी जब साइकिल TCA साइकिल एक बार रन हो रही है 3 NADH molecules are being formed. But I have already told you that from one glucose 2 pyruvic acid will be formed. Pyruvic acid acetyl coenzyme में change होगा, यानी एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन, ये जो नंबर है हमारा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। सो इसका मतलब इफ आई एम कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ NADPH बीइंग फॉर्म, दैट इज 6 NADH प्लस H पॉजिटिव विल बी फॉर्म्ड। 6 NADH हमारे मॉलिक्यूल बन गए। अब आप FADH का नंबर काउंट करो। FADH तो 1 ही है, बट साइकिल हमारी 2 बार चलेगी, यानी 2 FADH मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। अब आप ATP का नंबर, GTP का नंबर काउंट करो। GTP एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, बट पर ग्लूकोज अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 2 GTP विल बी फॉर्म्ड, यानी वी आर हैविंग 2 GTP। तो इसको अब हम एक ब्लैंक स्लाइड पे लिखते हैं। And now let's calculate the energy kinetics of TCA cycle. अच्छे से हम एक बार इसको काउंट करके देखते हैं। So again I am telling you 3 NADH फॉर्म हुए थे, बट साइकिल पर ग्लूकोज के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स रन हुई है, इसका मतलब 6 NADH2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद नेक्स्ट है एक FADH मॉलिक्यूल बना है, साइकिल 2 बार रन होगी, 2 FADH2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद थर्ड है 1 GTP मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, बट साइकिल हमारी 2 टाइम्स रन हो रही है, तो दैट इज इक्वलेंट टू 2 GTP। तो ये 2 GTP तो हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो FADH2 है, एक FADH2 मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी FADH के रेस्पेक्ट में अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे बन गए। NADH ग्लाइकोलाइसिस में 2 बनते हैं, बाकी हर जगह 3 ATP के इक्विवेलेंट है, तो मल्टीप्लाई दिस 6/3, तो ये हो जाएगा 18 ATP। तो 18 ATP हो गया, प्लस 4 प्लस 2, तो अगर आप इन सबको ऐड कर रहे हो 18 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 24 ATP। अब आप रिकॉल करो कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें 6 ATP बने। सेकेंड स्टेप जो है हमारा लिंक रिएक्शन, उसमें 6 ATP बने। थर्ड जो हमारा स्टेप है ये वाला, जिसको कि हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे हैं, उसमें 24 बने। अब आप इन सब नंबर्स को ऐड कर दो, 6 + 6 + 24, तो ये नंबर हमारा आ जाएगा 36 ATP। तभी आपको ये छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन फॉर्म्स 36 ATP। उस टाइम पे आप लर्न करते हो, बट आज की डेट में आप उसको पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली हाउ 36 कम्स। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप। ये पूरा TCA साइकिल है, इसको एक बार आप लर्न करोगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप हमें डिस्कस करना है, विच इज़ कॉल्ड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसके लिए एक टर्म और इन्होंने यूज़ की है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बच्चे अब एक चीज़ों को ना थोड़ा सा कोरिलेट करके समझना ज़रूरी है। रटना इज़ नॉट द सोल्यूशन, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझो, चीज़ों को कोरिलेट करो। जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग और बॉयल्स लॉ कोरिलेट कराया था, अब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हमने जब चैप्टर 13 पढ़ा था, राइट, वहाँ पे हमने नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टर्म पढ़ी थी। तो मैंने वहाँ पे आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब बताया था, क्योंकि सेल के 2 ही ऑर्गेनेल हैं ऐसे जहाँ पे ATP बन सकता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट में ATP बन सकता है, वो हमने चैप्टर 13 में पढ़ ही लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP बन सकता है, वो हम अभी 4th स्टेप में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमने टर्म पढ़ी थी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो वर्ड का मीनिंग आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ रेफरिंग टू द सनलाइट, ठीक है। And phosphorylation means the process where ADP and inorganic phosphate will join and form ATP। तो जिस मॉलिक्यूल में ATP फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा phosphorylation।
इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन का? डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन मीन्स कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एटीपी रिमूव हो रहा है, दैट ऑपोजिट प्रोसेस विल बी कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एक हो गया फॉस्फोराइलेशन जिसमें एटीपी, जिसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, एक हो गया डीफॉस्फोराइलेशन जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमने चैप्टर 13 पढ़ा था वहाँ पे हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, मीन्स फॉस्फेट ऐड हो रहा है एटीपी में बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन। बट हेयर वी आर यूजिंग द टर्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग अब तक सबको क्लियर हो चुका होगा कि एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ज्वाइन कर रहा है। जब भी ज्वाइन करेगा, ठीक है, और एटीपी बनाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। बट यहाँ पे हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन टर्म नहीं यूज़ किया। इसका मतलब इस प्रोसेस में सन की एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। यहाँ पे उस प्रोसेस के आगे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है जिसमें एडीपी और फॉस्फेट ज्वाइन करके एटीपी बना रहे हैं, इस प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, that energy is coming from the oxidation process. ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन का मतलब आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और उस प्रोसेस से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बनाया जाता है। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ टेकिंग प्लेस। अभी देखो हमने पीछे टीसीए की एनर्जी काइनेटिक्स हमने पढ़ी, वहाँ पे हमने सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया कि एक NADH 3 ATP के इक्विवेलेंट है। ठीक है, FADH का हमने काउंट करना था, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बट एक्चुअली ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। व्हेन द सेल हैज़ टू कन्वर्ट NADH इनटू ATP, तो वो उसको करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। If the cell has to convert FADH into ATP, again it will be using the electron transport system. तो जो हमने पीछे ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि FAD ATP में बन गया, NADH ATP में बन गया, वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट था। लेकिन सेल जब NAD और FAD को ATP में चेंज करेगा तब वो इस प्रोसेस को यूज़ करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और हमें समझनी है कि ये लोकेशन कहाँ पर है। तो ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ETC कहाँ पर है? इनर मेम्ब्रेन में है। ये नीट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरी एक चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि भाई हमने इतने बड़े बड़े प्रोसेस लर्न कर लिए। वी हैव डिस्कस्ड ग्लाइकोलाइसिस, देन वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड स्टेप लिंक रिएक्शन, देन वी हैव डिस्कस्ड द थर्ड स्टेप TCA साइकिल। हम ये बोल रहे हैं दैट दीज आर द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बट इन द फर्स्ट 3 स्टेप्स नो वेयर वी आर सीइंग द रोल ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे भी हमें ऑक्सीजन तो नज़र नहीं आया कि सेल ने यूज़ किया है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। तो वो ऑक्सीजन यूज़ कहाँ पर होगी? अब ऑक्सीजन यूज़ होगी तभी तो प्रोसेस का नेम एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो इन द लास्ट स्टेप, इन द ETC स्टेप, द ऑक्सीजन विल बी यूज्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ETC, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सेल FADH2 NADH2 को ATP में चेंज करता है। उस प्रोसेस का नाम है ETC या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लोकेशन मैंने आपको उसकी बता दी है, दैट इट इज टेकिंग प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नाउ क्विकली लेट्स डिस्कस द प्रोसेस। इस प्रोसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें एक्चुअली NCERT का जो डायग्राम है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। मैं हर साल NCERT को मेल करती हूँ कि ये डायग्राम पुराना है, प्लीज़ आप इसको चेंज, मीन्स इट शुड बी अपडेटेड, बट सो फार NCERT हैज़न्ट डन एनीथिंग। सो इट वुड बी बेटर कि हम अगर इस तरीके से इसको लर्न करें, क्योंकि ऐसे हमें समझना लर्न करना ईजी हो जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप ये वाला जो डायग्राम है ये आप अपनी नोटबुक्स में बना लो, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू ईजीली लर्न द प्रोसेस। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी और स्कूल लेवल एग्जाम पे भी 1 मार्कर रीजनिंग असर्शन बन जाते हैं। तो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। So we are having 5 complexes, and these 5 complexes are involved in the ETC. Let's discuss them one by one. तो जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1 है उसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। देखो NADH तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, आपको पता ही है।
डिहाइड्रोजनेज, लास्ट में ASE लगा है, इसका मतलब एक ऐसा एंजाइम जो NADH से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल देगा, NADH से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देगा. दैट एंजाइम विल बी नोन एज NADH डिहाइड्रोजनेज. तो ये पूरा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये पूरा एंजाइम हमारा है कॉम्प्लेक्स वाला. अब ये जो NADH डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पे देखो NAD प्लस H पॉजिटिव उसके साथ जैसे ही बाइंड कर रहा है, उसने NADH प्लस H पॉजिटिव को NAD में पॉजिटिव में चेंज कर दिया और उसके हाइड्रोजन को अपने अंदर ले लिया. जब वो हाइड्रोजन इसके अंदर चला गया तो उस हाइड्रोजन को भी उसने H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट कर दिया. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है. अब ये जो प्रोटॉन बना और वी कैन से H पॉजिटिव आयन, वो तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं. लेट्स से दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्सेस रिलेटेड हैं. तो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, उसमें ये प्रोटॉन जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा. और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो एक मॉलिक्यूल के पास जा रहा है. दैट मॉलिक्यूल आपकी बुक में लिखा होगा UQ. UQ एक मॉलिक्यूल है, कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब. इसको हम बोलते हैं यूबिक्यूनॉन. अब ये जो मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है. अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 2. कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोल सकते हैं, अच्छा कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे शो किया हुआ है इन्होंने थोड़ा सा, ये वाला हमारा है कॉम्प्लेक्स 2. इस एंजाइम का नेम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज और वी कैन से FADH डिहाइड्रोजनेज. ये FADH के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको निकालता है. जैसे NADH ने इस एंजाइम ने NADH के प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम्स रिमूव किए. ये वाला जो होता है ये FADH के हाइड्रोजन एटम्स को सेपरेट कर देता है. तो FADH2 इसके साथ बाइंड करेगा और वो उसको चेंज कर देता है FAD पॉजिटिव में. अब जो ये हाइड्रोजन निकला है उस हाइड्रोजन को अगेन ये स्प्लिट कर देगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में. प्रोटॉन तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से यूबिक्यूनॉन आ गया. थोड़ा सा इस डायग्राम को भी मुझे लगता है वी नीड टू रीशफल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 होगा, पहले 1 फिर 2, और उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूबिक्यूनॉन के पास चले जाते हैं. इट्स अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट एंड वी नो यूबिक्यूनॉन जो कॉपर है उसकी दो वैलेंसी होती हैं, Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव. आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी, कॉपर एग्जिस्ट इन 2 वैलेंसी. तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है बड़ी जल्दी, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल वैलेंसी. So now this electron will be passed on by the UbQH, that is ubiquinone, to the complex 3. ये कॉम्प्लेक्स 3 आपकी बुक में दिया हुआ है, बट उसमें उन्होंने छोटे छोटे ऐसे साइटोक्रोम पिगमेंट्स बना के शो किए हुए हैं. एक जगह लिखा होगा साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C1 ऐसे दिया हुआ है. बट इसको हम कॉम्बाइन करके कहें तो हम इसको कॉम्प्लेक्स 3 कह सकते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू रिकॉल दैट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मॉलिक्यूल से सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. तो साइटोक्रोम C1 की B से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली B से साइटोक्रोम C में चला जाएगा. साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम भी कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, तो दे हैव कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज गेन दोनों कर सकता है. ये जो C1 है इसकी C से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा. एक्चुअली ये सब करने का बेनिफिट ये है कि जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है इट शुड बी रिलीज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाए और थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी रिलीज हो ताकि उस एनर्जी की वेस्टेज ना हो. एंड सेल शुड बी एबल टू ट्रैप दैट एनर्जी, यूटिलाइज दैट एनर्जी एंड यूज इट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स 4 के पास. कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उसमें 3 मॉलिक्यूल हैं, आपकी बुक में शो किए हुए हैं. एक होता है साइटोक्रोम A, एक होता है साइटोक्रोम A3, ठीक है, ऐसे कुछ करके आपकी बुक में गिवन होगा. यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी है कि जो A3 है उसकी A से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी है तो A से इलेक्ट्रॉन A3 के पास चला जाएगा. उसके बाद देन वी हैव लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 4 और ATP सिंथेटेज. ये वही एंजाइम है जो हमने क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ा था, जिसकी 2 यूनिट होती है. मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा टनल शेप होता है और मेम्ब्रेन के बाहर इसका एक ऐसा सर्कुलर पार्ट होता है. तो ये जो मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा टनल है इसको F0 बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको F1 बोलेंगे. और ये जो F1 है इसमें ADP और फॉस्फेट इकट्ठे ज्वाइन हो सकते हैं. और वही सेम स्टोरी है कि जैसे आपका पानी
रिवर वाटर हाइट से गिरता है तो मोटर रोटेट होती है। एक्चुअली पूरा करने का एक्सरसाइज करने का पर्पस ये है कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्रॉस करके मैट्रिक्स में पहुंच जाएंगे, नो, इनके चैनल्स होते हैं और इनके चैनल्स इस F0 के अंदर ही हैं, सिर्फ इसी के थ्रू ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। तो जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो से जाएंगे, फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे, दे विल बी पासिंग थ्रू दिस टनल ऑफ F1 F0, टनल ऑफ F0 के थ्रू जब ये जाएंगे तो F1 के ऊपर बिल्कुल वैसे गिरेंगे जैसे नदी का बहता हुआ पानी होता है, हाई प्रेशर से जब वो फॉल कर रहा है तो ये जो F1 वाली मोटर है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और ADP और फॉस्फेट जॉइन हो जाएंगे टू फॉर्म ATP। तो यहाँ पे ATP बनाने के लिए हमने कोई सन की एनर्जी यूज़ नहीं की। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन मतलब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और इस तरीके से हम प्रोटॉन स्टोर कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन दोनों तरीके से होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं या लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, दोनों काम चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी मूव लॉस कर रहा है, NADH वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो प्रोटॉन बने थे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कलेक्ट हो रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स विच इज F0 F1 कॉम्प्लेक्स और ATP सिंथेटेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? So with this we have finished this topic और उसके बाद अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पे ये बड़ा अच्छे से इन्होंने करा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज होता है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 डिहाइड्रोजनेज है, वहाँ पे लेबलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका दूसरा चार्ट भेजना पड़ेगा, डायग्राम आई विल बी सेंडिंग। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 BC1 है, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम 8 ऑक्सीडेज है, कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो ATP सिंथेटेज है, ATP सिंथेटेज ये रहा। ऐसे ये 5 कॉम्प्लेक्सेस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, सारे एक साथ काम करेंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ, ये जो प्रोसेस है ना ET से इसका काम है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ NADH एंड FADH इनटू ATP। अब उसके बाद यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हो रही है। उसके लिए आपको अपनी NCERT देखनी पड़ेगी। NCERT में बड़े अच्छे से गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, भाई प्रोटॉन तो आपका जब टनल के थ्रू मूव करेगा ATP बनाने में काम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन गो। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज़ बीइंग रिलीज्ड, ये पूरा ऐसे ऑक्सीजन के साथ और प्रोटॉन वगैरह सबके साथ कंबाइन होके वाटर में चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इट इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट में आता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन को यूज़ करके वाटर में चेंज हो जाए। तभी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन जो है इट इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो वी विल वाइंड